हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब। अबीहा क्लास है सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम पूरा इतिहास की सीरीज लेके चल रहे हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में मैं गुलाम वंश पढ़ा चुकी हूँ। गुलाम वंश मैंने पूरे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया और उसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन की जिस वीडियो में मैंने उस गुलाम वंश को आपको पढ़ाया है, उसका पीडीएफ जिस पीडीएफ से पढ़ाया है अपने शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ से, तो उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको नोट्स भी तैयार होती चले साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं आज आपको खिलजी वंश पढ़ाऊंगी जो गुलाम वंश के ठीक बाद आता है। मैं पूरा सल्तनत काल लेके चल रही हूँ दिल्ली का इस टाइम। तो अभी मैं आपको यहाँ पे खिलजी वन पढ़ाऊंगी। तो खिलजी वन इसका भी मैं पीडीएफ आपको अभी, अगर आप यहाँ से नोट कर ले रहे हो या मेरा लेक्चर आप अच्छे से सुन ले रहे हो, लेक्चर सुनना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखी हैं, तो वो चीजें आपको सुननी पड़ेंगी तभी आपको वो उस चीज का पता चल पाएगा। और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, उसको आप अगर आप वीडियो देख के नोट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। और इसका जो मैंने पीडीएफ मैंने बनाया है, इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेके चलूंगी सल्तनत काल में, एकदम बीच से कहीं से भी कुछ नहीं उठाने वाली मैंने गुलाम वंश समाप्त करा दिया है। मैं खिलजी वंश अभी पढ़ाऊंगी। खिलजी वंश के बाद में तुगलक पढ़ाऊंगी, तुगलक के बाद मैं आपको सैयद पढ़ाऊंगी और सैयद के बाद मैं लोधी पढ़ाऊंगी। मतलब पूरा का पूरा सल्तनत काल मैं यहाँ पे आपका समाप्त करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। खिलजी वंश, देखिए खिलजी वंश कब स्टार्ट होता है? 1290 में स्टार्ट होता है और 1290 में ही गुलाम वंश समाप्त होता है। अगर आपको गुलाम वंश काफी अच्छे से पढ़ना है तो मैं फिर कह दे रही हूँ, उस वीडियो को आप मेरे देख लीजिए। इसके पहले ही वीडियो है वो आपका गुलाम वंश का, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को भी आपको अच्छे से काफी देख लीजिए, तभी आपको गुलाम वंश समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं कहती हूँ हमेशा इतिहास को कड़ी से कड़ी जोड़ के पढ़िए, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भूल गए हैं सन को, तो आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ पाएंगे, आप उसको याद रख पाएंगे। ठीक है, तो खिलजी वंश में हम क्या देखते हैं, 1290 से स्टार्ट होता है खिलजी वंश और 1290 में ही गुलाम वंश समाप्त हो जाता है और एक नया वंश बनता है जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, देखिए जब गुलाम वंश समाप्त होता रहता है, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है 1285 में, और जैसे ही 1285 में बलबन की मृत्यु होती है, कोई ऐसा योग्य शासक नहीं रह पाता जो गुलाम वंश को संभाल सके। तो 1290 में तुरंत ही 5 साल बाद 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। और जब से गुलाम वंश समाप्त होता है तो गुलाम वंश की समाप्ति का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या रहता है, उनके अमीरों में अपने में ही विद्रोह हो जाता है। वो कहता मैं राजा बनूंगा, वो कहता मैं राजा बनूंगा। तो इन सब तुर्क अमीरों में और खिलजियों में, उस टाइम के जो खिलजी अमीर थे उनमें क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और उनमें जीतता कौन है, एक खिलजी अमीर जो होता है जिसका नाम जलालुद्दीन फिरोज रहता है, वो जीत जाता है और वो खिलजी वंश की स्थापना कर देता है 1290 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन बोला जाता है, जलालुद्दीन फिरोज बोला जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आप इसे बोल सकते हो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए खिलजी, हमने जैसे गुलाम वंश जब मैंने पढ़ाया था तो गुलाम का मैंने अर्थ बता दिया था आपको कि गौरी का गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना इसे बोली गई थी गुलाम वंश में। अब ये खिलजी का क्या आशय है, देखिए खिलजी क्या है ना, आपका जो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि खिलजी नामक शब्द खल्ज से निकला। खल्ज एक शब्द है, एक क्षेत्र, एक प्रदेश का नाम, जिसे आप बोल सकते हो गर्म, जिसका अर्थ होता है अरबी में गर्म प्रदेश। ठीक है, उसके नाम से निकला है खिलजी, और ये अफगानिस्तान में खल्ज नामक जगह से आए थे। ये जो खिलजी थे जलालुद्दीन फिरोज, ये कहाँ से आए थे, खल्ज नामक जगह से आए थे, इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया, खिलजी। जैसे कि कोई हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का तो उसे हिंदुस्तानी बोल देते हैं, पाकिस्तान का तो पाकिस्तानी बोल देते हैं, अमेरिका का तो अमेरिकन बोल देते हैं। उसी तरह ये खल्ज नामक जगह से आए तो इन्हें क्या बोला गया, खिलजी बोला गया। ठीक है, कि इनका नाम खिलजी पड़ा। और खल्ज का अर्थ क्या होता है, गर्म प्रदेश। खल्ज का अर्थ क्या होता है, गर्म प्रदेश। अफगानिस्तान से ये लोग आए थे, अफगानिस्तान के गर्म प्रदेश थे जिसका नाम था खल्ज, इस कारण इनका नाम क्या पड़ा, खिलजी पड़ा। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया था। जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, किलो खरी को बनाया था। अब हम फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है, कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। इसी का दामाद भी रहता है और इसका भतीजा भी रहता है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। कब कर देता है, 1296 में। देखिए 1290 में खिलजी वंश बनता है और 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी जो उसका चचा भी रहता है और ससुर भी रहता है, उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर आसीन हो जाता है।
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। देखिए उसी वर्ष वो हत्या कर देता है, उसी साल वो 1296 में हत्या कर देता है और उसी वर्ष वो दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है। वो हत्या इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि दिल्ली का सुल्तान वो स्वयं बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव, सबसे विशाल सेना थी इसके पास। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा, जिसे आप बोल सकते हो कुशल राजनीतिज्ञ, एक काफी मजबूत सैनिक, एक जिसे आप बोल सकते हो रणनीतिकार, एक कुशल राजा, ये सब कुछ रहा उसके अंदर ये सारे के सारे गुण मौजूद थे। अच्छा व्यक्ति था या नहीं था इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो इतिहास में मिलता है कि वो एक काफी चतुर राजनीतिज्ञ, चतुर शासक और एक कमाल का सैनिक रहा था और काफी जुझारू व्यक्ति था। अपने जीवन में काफी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा था और ये चीजें हमें उसके राज्य में भी देखने को मिलती है। उसका पूरा जो राज का शासन है, ये चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है। तो हम सेकंड पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि खिलजी ने सेना को नगद वेतन दे रहा है। कौन दे रहा है? खिलजी दे रहा है। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी देता है। अलाउद्दीन खिलजी सेना को नगद वेतन देता है और स्थायी सेना रखता है अपने पास, स्थायी परमानेंट सेना रखता है। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अब आप कहेंगे मूल नियंत्रण प्रणाली क्या है? देखिए आपको नोट्स से तो मिल गया, मूल नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। अब क्या है, तो इसके लिए आपको मेरा लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट सुनना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि आपको लेक्चर लास्ट तक सुनना है। सिर्फ पीडीएफ से और इस नोट से काम नहीं चलेगा, आपको मुझे सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूल नियंत्रण प्रणाली से मतलब ये है कि उस टाइम वो चाहता था, अलाउद्दीन चाहता था कि भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, इसलिए उसने क्या किया, मूल नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट कर दी कि कोई भी हद से ज्यादा ऊंची कीमतों पे वस्तु नहीं बेचेगा। हर वस्तु की एक कीमत निर्धारित होगी जिसे मूल नियंत्रण प्रणाली के तहत रखा गया। इससे उसका ये मानना था कि जमाखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, काला बाजारी नहीं होगी। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। ये व्यवस्था भी मूल नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत चलाई गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि राशन कार्ड वगैरह लोगों के पास होते हैं ना, वो गवर्नमेंट से जाते हैं 2 या 3 रुपए में एक निश्चित कीमत पे वस्तु प्राप्त कर, खाने की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो मार्केट में एग्जैक्ट प्राइस होता है 20 रुपए किलो अगर आटा है, और अगर आपको राशन कार्ड से 3 रुपए या 4 रुपए में गेहूं प्राप्त हो रहा है किलो के हिसाब से, तो वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आता है जो गवर्नमेंट तय करती है। और उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने पहली सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की थी अपने सैनिकों के लिए। देखिए वो सैनिकों को वेतन काफी कम मिलता था, और अगर सैनिक या कोई भी व्यक्ति यदि भूखा मरने लगता है तभी विद्रोह करता है। तो उसका मानना था कि यदि सैनिकों को प्राप्त मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति होती रहेगी, यानी उन्हें खाने की कभी कमी नहीं होगी, तो वो विद्रोह नहीं करेंगे। और उसका ये माइंडसेट था कि जिसके साथ उसके देश की सेना होती है ना, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी सेना का विशेष ध्यान रखता था। ठीक है, यहाँ पे हम उसके प्रमुख सैन्य अभियान देख लेते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो प्रमुख सैन्य अभियान में पहला अभियान जब ये गद्दी पर बैठा तो उसने चलाया गुजरात अभियान 1298 में। ये अलाउद्दीन खिलजी तथा वधेला राजपूत रायगढ़ के बीच हुआ, रायगढ़ द्वित के बीच हुआ, जिसमें क्या हो जाता है, अलाउद्दीन विजयी रहता है। अलाउद्दीन क्या हो जाता है, विजयी रहता है। और गुजरात अभियान से ही इसे एक बहुत अनमोल खजाना मिलता है, कोहिनूर नहीं, मलिक काफूर इसे मिलता है, जो फ्यूचर में देखते हैं कि बहुत खास व्यक्ति बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। और ये मलिक काफूर इसका सेनापति भी नियुक्त हो जाता है, सेनापति के रूप में इसकी नियुक्ति कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और भी इसके बहुत से सैन्य अभियान रहे। देखिए चित्तौड़ का अभियान यहाँ पे हम जो देखते हैं 1302 में होता है। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह के मध्य होता है और अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहता है। ये चित्तौड़ का युद्ध वही वाला युद्ध है जिसपे एक मूवी बनी थी पद्मावत, जो काफी उस मूवी ने चर्चाएं बटोरी थी। अलाउद्दीन खिलजी को जो बेस्ड अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह और उनकी जो पत्नी थी पद्मावती, रानी पद्मावती, उन पर आधारित मूवी थी। तो वो इसे चित्तौड़ अभियान के तहत था। इस चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो इसके साथ गया था। अमीर खुसरो बलबन के भी दरबार में रह चुका है और अमीर खुसरो इसके दरबार में भी रह चुका, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी। तो जब अमीर खुसरो एक बहुत महान कवि थे जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, ठीक है, तो अमीर खुसरो जब इस चित्तौड़ अभियान में गए तो उन्होंने चित्तौड़ की जो सजावट देखी तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ये स्वर्ग हमारे 7वें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। देखिए ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा है कि जिसने फर्स्ट टाइम एकदम गरीबी से उठ के आया हो और उसने एक छोटा सा महल देख लिया और उसने कह दिया ओ
बहुत खूबसूरत है, नहीं, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने बलबन के भी राजकाज को देखा, जिसने जलालुद्दीन को भी देखा और अलाउद्दीन को भी। अब वो अलाउद्दीन को भी देख रहा था और यहाँ पे उसने इतना वैभव देखा, जीवन में इतना वैभव देखने के बाद वो जो डिसीजन ले रहा है किसी के वैभव को देख के, वो बहुत आश्चर्यजनक होगा, बहुत अजूबा होगा कि हाँ, ये सच में कमाल का रहा होगा चित्तौड़ की। अमीर खुसरो जैसे व्यक्ति ने इसकी तारीफ कर दी, जिसने इतने बड़े बड़े राज दरबार देखे। उसने कह दिया कि सातवें स्वर्ग से, हमारे सातवें स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हिंदुओं का ये स्वर्ग है। ठीक है, ये बात उसने चित्तौड़ को लेके कही थी। अब हम देखते हैं कि देवगिरी का अभियान ये कब स्टार्ट करता है सैन्य अभियान अलाउद्दीन? 1307 में स्टार्ट करता है। देखिए, ज्यादातर दक्षिण के क्षेत्र में इसने जो भी विजय प्राप्त की, इसके लिए इसने मलिक काफूर को अपनी सेना के साथ भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं देवगिरी अभियान जो 1307 में होता है, युद्ध कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी तथा राजा रामचंद्र देव के मध्य हुआ रहता है और इसमें भी अलाउद्दीन विजयी रहता है। अब हम देख लेते हैं वारंगल का अभियान जो 1309 में होता है। ठीक है, वारंगल का अभियान जो 1309 में होता है, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी तथा प्रताप रुद्रदेव के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो लड़ाई होती है वो किसके बीच होती है? अलाउद्दीन खिलजी और प्रताप रुद्रदेव के मध्य होता है। और इसमें विजयी कौन होता है? इसमें विजयी होता है अलाउद्दीन खिलजी। जितने भी इसके सैन्य अभियान हुए रहते हैं उनमें विजयी मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी ही रहता है। ये सिकंदर की उपाधि सोचता रहता है कि इसको सिकंदर की उपाधि मिले, क्योंकि इसने बहुत से अभियानों को विजय प्राप्त की रहती है, अभियानों पे विजय प्राप्त कर चुका रहता है ये, तो इसके दिमाग में चीज चलती रहती है। अब देखते हैं कि छठा पॉइंट हम क्या देखते हैं। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया रहता है। किसने करवाया रहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो स्थापत्य कला में भी इसका काफी योगदान रहता है। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या करता है? अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाता है। अब देखते हैं हम भूमि के प्रकार। इसके राज्य में कुछ भूमियां रखी गई थी, कुछ जमीनें थी, उनके क्या क्या प्रकार थे। इक्ता भूमि, देखिए मैं इक्ता व्यवस्था जो थी, इक्ता व्यवस्था मैंने बहुत अच्छे से गुलाम वंश में पढ़ाई है आपको, कि टैक्स को कहते हैं इक्ता। अरबी में इक्ता 2 शाखाओं में बांट दी गई थी। गुलाम वंश के टाइम में जो इल्तुतमिश था उसने ग्रामीण इक्ता अलग और शहरी इक्ता अलग, और इक्तादार जो उसको वसूलते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्ता भूमि, वही चीज उसने उठाई है खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इक्ता भूमि यहाँ पे उसने ली। मालिक इक्तादार होता था। इक्ता भूमि का मालिक कौन होता था? इक्तादार होता था। खालसा भूमि ये कैसी भूमि होती थी? यह भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी। केंद्र यानी कि राजा के नियंत्रण में होती थी। राजा की जो भी मंत्रिमंडल थे उनके नियंत्रण में होती थी। उर्सी भूमि, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। इसके मालिक कौन होते थे? तुर्की मुसलमान होते थे। खिलजी वंश या किसी भी वंश में जो इसके पहले लोग रह गए हैं उनकी भी इज्जत करना, उनकी भी वैल्यू करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज का कोई प्रधानमंत्री है तो जो भूतकाल में प्रधानमंत्री रहा उनसे सारी की सारी सुरक्षाएं छीन नहीं ली जाती, वो भी प्रधानमंत्री रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तुर्की मुसलमानों को भी इज्जत अफजाई दी जाती है और उन्हें उर्सी भूमि के रूप में देखा जाता है कि जो भी उर्सी भूमि है वो उनको दी जाएगी। तो तुर्की मुसलमान इसके अमीर होते थे, मालिक होते थे। इनाम व वक्फ की भूमि, यह भूमि कर मुक्त होती थी। इनाम मतलब राजा ने किसी से खुश होकर उसे इनाम में दे दिया, या वो वक्फ की भूमि है, उसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी भूमि भी कर मुक्त होती थी। चलिए अब हम कर के प्रकार देख लेते हैं। पहला कर इसका क्या है? जजिया। यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, यह किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, जकात यह धार्मिक कर था जिसे धनी मुसलमानों से लिया जाता था। धनी मुसलमान मतलब जिनके पास काफी पैसा होता था, वो जकात देते थे, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, जैसे आप बोल सकते हो कि दान में कर देना, उसे जकात बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं खराज। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से यह कर लिया जाता था। हम कर के प्रकार की बात करें, मैं भूमि के प्रकार की बात कर चुकी हूं, तो हम कर के प्रकार की बात करते हैं। तो खराज यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और यह मुस्लिमों से लिया जाता था। मतलब गैर मुस्लिमों से भी कुछ टैक्स ऐसे थे जो गैर मुस्लिमों से लिए जाते थे, कुछ टैक्स ऐसे थे जो मुस्लिमों से लिए जाते थे। तो खराज ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उर्स यह सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था, जैसे कि खराज सिर्फ गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। खम्स यह कर लूट के धन पर लिया जाता था। जैसे
कोई व्यक्ति कहीं से लूट का कुछ माल लाता है, लूट करके कुछ लाता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता। वहां की जो सरकार थी उस टाइम की सरकार तो अलाउद्दीन खिलजी की ही थी, वही शासन कर रहा था, तो उसे खुम्स के तौर पे निकाल के देना रहता था। अब देख लेते हैं व्यापारिक कर, यह मुस्लिम और हिंदू दोनों से लिया जाता था। व्यापारिक कर यानी कि जो भी व्यापार करने वाले, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यानी गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, इन सब से लिया जाता था। धरी कर अथवा चरी कर, देखिए यह कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। धरी कर तथा चरी कर, तो धरी कर बड़े घर वालों से लिया जाता था और चरी कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। जो धनी व्यक्ति होते थे उनसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाता था, और जो जिनके घर में दुधारू पशु होते थे उनसे चरी कर के रूप में एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पे 9वां पॉइंट हम क्या देखते हैं, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के कितने आक्रमण हुए? 6 आक्रमण हुए। और जैसे बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया, बिल्कुल उसी तरह अलाउद्दीन ने भी उसी के मॉडल को अपनाया। पुराने दुर्गों की जैसे बलबन ने मरम्मत करवाई, वैसे अलाउद्दीन खिलजी भी पुराने दुर्गों की क्या करवाता है? मरम्मत करवाता चलता है, और उनपे सेना मतलब कुछ सैनिक नियुक्त करता है परमानेंट, कि अगर कोई खतरा आपको दिख रहा है तो हमको बताओ। ये सब कौन तय करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और यही मॉडल बलबन भी अपनाता है, और वो भी मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लेता है, और उसी तरह कुछ इसका भी प्रयास रहता है। तो ये भी बिल्कुल वही मॉडल अपनाता है जो बलबन अपनाता है। फिर हम देखते हैं कि 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु हो जाती है। गले में इसकी कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के कारण इसकी 1316 को मृत्यु हो जाती है। 1316 को जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका उत्तराधिकारी कौन रहता है? इसका पुत्र रहता है मुबारक खिलजी। ठीक है, तो मुबारक खां क्या खलीफा की उपाधि लेता है। देख, मुबारक का नाम क्या रहता है? मुबारक खां खिलजी नाम रहता है, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठता है तो मुबारक खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है, और एक खलीफा की उपाधि लेता है। जिस वर्ष पिता की मृत्यु होती है उसी वर्ष गद्दी पर आसीन हो जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता होगा ना कि जैसे ही कोई राजा की मृत्यु होती है, क्यों उसी वक्त तुरंत ही आनन फानन में जल्दी से उसके पुत्र का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्ता, आज के टाइम में वोट्स तो पड़ेंगे नहीं जैसे आज के टाइम में हो रहा है, तो तत्कालीन परिस्थिति ऐसी होती थी कि जो भी राजा होता था उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता था, तो इसलिए भी जल्दी से उसको गद्दी दे दी जाती थी कि कहीं विद्रोह ना हो जाए और कोई और इस गद्दी को अपना ना बना ले। इसलिए जल्दी से जल्दी उसी टाइम उसी डेट उसी वर्ष गद्दी उनको सौंप दी जाती थी। अब देखते हैं मुबारक खिलजी की हत्या करके। मुबारक खिलजी एक बहुत ही अयोग्य शासक था, वो ढंग से शासन नहीं कर पाता था। जैसे मतलब पिता ने इतना बड़ा दक्षिण में क्षेत्र में अपना राज्य फैलाया, मुबारक खिलजी ने सब कुछ चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये ज्यादातर ये जिसे आप कह सकते हो विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था, इसमें संघर्ष नामक कोई भी चीज नहीं थी। तो मुबारक खिलजी की हत्या करके 15 अप्रैल 1320 को इसका ही वजीर, मुबारक खिलजी का ही वजीर मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है, जिसका नाम खुसरो खां रहता है। स्वयं हत्या करके मुबारक खिलजी की दिल्ली की गद्दी पर 1320 में बैठ जाता है। 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि 5 सितंबर, हमारा चौथा पॉइंट है, 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां गयासुद्दीन तुगलक से पराजित हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक कौन रहता है? जो तुगलक वंश का संस्थापक है। तो गयासुद्दीन तुगलक से खुसरो खां पराजित हो जाता है 1320 में, और 1320 में ही खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जो वंश 1290 में स्टार्ट हुआ, 1320 में वो वंश समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद 1320 में जैसे ही ये वंश समाप्त होता है, एक नया वंश स्टार्ट हो जाता है जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक अच्छे से मिल जाएगा, आप वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इसकी नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, बहुत सी चीजें मैंने आपको ऐसे ही बताई जो इस पीडीएफ में नहीं मैंने नोट की हैं, और लेकिन ज्यादातर चीजें मैंने इस पीडीएफ में नोट कर दी हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाती हूँ आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। सिर्फ आपको राइटिंग नहीं करना, नकल नहीं करनी है, आपको जो चीज आप लिख रहे हो उसको याद भी करना रहता है। इसलिए हिस्ट्री को शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स में करके अगर आप लिखोगे और याद करोगे तो आपको काफी टाइम तक याद रहेगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।